पिछली क्लास में हमने 16 महाजनपद से संबंधित राजधानियाँ, उसका उद्भव, उसका पतन देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उन 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे उत्कर्ष कैसे हुआ, मतलब कौन कौन से शक्तिशाली राज शासक हुए, कौन कौन से राजवंश आए और मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व कौन कौन से राजवंश और उनसे संबंधित कौन से शासक थे। उसके बाद हम शिशुनाग की भूमिका देखेंगे, नंद वंश का शासक कौन कौन थे, नंद वंश के पतन का कारण क्या था, मगध का राजपति कौन, मतलब मगध के जो राजा थे वो कौन कौन से हुए थे, अशोक का शासनकाल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष क्यों और कैसे हुआ। तो मगध के उत्कर्ष में 3 राजवंशों की विशेष भूमिका रही और परीक्षाओं में इससे सवाल आते रहते हैं। तो 3 राजवंश कौन कौन से थे देखते हैं। तो हर्यक वंश की जो टाइम पीरियड था, हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा और इस हर्यक वंश में ही बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासक हुए जिन्होंने मगध के उत्कर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग वंश का जो शासनकाल था वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का काल रहा, जिसने मगध को और शक्ति प्रदान की थी। कालाशोक जैसे शासक शिशुनाग वंश में ही हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंदवंश। नंदवंश का जो टाइम पीरियड था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें मगध वंश ने और अधिक शक्ति को प्राप्त किया और महापद्मनंद, घनानंद जैसे शासक इस काल में हुए थे। उसके बाद नंदवंश का अंत होगा और नंदवंश का 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करेगा, किसका, नंद वंश का अंत करके। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व से लेकर 144 ईसा पूर्व तक, कहाँ तक, तो 323 ईसा पूर्व से लेंगे, 323 ईसा पूर्व से लेकर जो 144 ईसा पूर्व का टाइम होगा वो 184 ईसा पूर्व का जो टाइम होगा वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आएगा और हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो अभी जो आज हम देख रहे हैं वो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि मगध वंश का उत्कर्ष क्यों हुआ था, कौन कौन से शासक हुए, थोड़ा जान लेते हैं कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों था। तो मगध एक समृद्ध प्रांत था जो आर्थिक रूप से सशक्त था। आर्थिक रूप से सशक्ति के साथ ही वहाँ जो जंगल थे, जंगल में एक विशिष्ट कोटि के हाथी पाए जाते थे, जिसके कारण मगध की शक्ति और समृद्धि अत्यधिक हो गई थी। और मगध की जो समृद्धि थी उस समृद्धि में कुशल और स्किलफुल जो हमारे शासक हुए थे, जैसे बिंबिसार शासक हुए, अजातशत्रु, ये महापद्मनंद, ऐसे कुछ शासक थे जिन्होंने इस आर्थिक शक्ति को राजनीतिक कूटनीति के द्वारा एक मुकाम पर पहुंचा दिया। तो देखते हैं कि कौन कौन से शासक हुए। तो कारण क्या था, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि को किसने दिशा दी, तो राजनीतिक रणनीति और कौशल ने इसको दिशा दी, जिसके कारण इन 16 महाजनपदों में मगध एक ऐसा राज्य बन गया था जिसमें मौर्य वंश की आगे चल के स्थापना होती है। तो सबसे पहले हर्यक वंश देखते हैं। इन 3 राजवंशों को हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन्हें हम कोड बना के याद कर सकते हैं, जैसे हंसना। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि राजवंशों को क्रम से लगाना, तो इसका कोड हो सकता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, यानी कि हंसना। कोड बना के आप इसे याद कर सकते हैं। तो जो हर्यक वंश का शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला था और इस महाजनपद में मगध साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासक के साथ हुआ। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और बिंबिसार ने जो शासन किया था वो कब से कब तक, तो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो 544 ईसा पूर्व से कब तक, 492 ईसा पूर्व तक जो शासन काल चला था वो किसका था, बिंबिसार का। बिंबिसार एक रणनीतिक कौशल से युक्त शासक हुआ जिसने वैवाहिक नीति, कूटनीतिक नीति के द्वारा मगध का उत्कर्ष किया था। कैसे देखते हैं, जैसे कूटनीति के साथ देखिए,
अवंती के शासक, अवंती हमने देखा था मध्य प्रदेश में था, तो अवंती की उत्तरी उज्जैनी और महिष्मती राजधानी थी। बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक। जब अवंती के शासक चंड प्रद्योत को तबीयत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के राज्य में भेजा था, जिससे उसके कूटनीतिक संबंध स्थापित होते हैं अवंती साम्राज्य के साथ। और अवंती साम्राज्य से इसके एक रणनीतिक संबंध स्थापित होने के कारण इसको क्या एक सहयोग प्राप्त हुआ। दूसरी, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बिंबिसार ने। जैसे इन्होंने अपनी प्रथम पत्नी कौशल राज्य आपको याद होगा 16 महाजनपद में, तो कौशल की देवी, कौशल की राजा जो प्रसेनजीत थे उनकी बहन थी। तो जो विवाह किया था इन्होंने कौशला देवी से, वो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इस तरीके से क्या हुआ, इन्हें कौशल राज्य का भी साथ प्राप्त हो गया था। दूसरी जो इनकी पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी चेलेना थी। मतलब लिच्छवी जो सबसे बड़ा गणतंत्र था उसको भी इन्होंने अपनी रणनीति के द्वारा अपने में मिला लिया। इस तरीके से एक कुशल रणनीतिक शासक होने के साथ बिंबिसार ने क्या किया, राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद वहाँ का जब इन्होंने अंग राज्य को जीता जिसकी राजधानी चंपा थी, तो अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। और मगध राज की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रिज थी, राजगृह था। ये मगध कहाँ पर था, तो ये बिहार के पास था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया, क्षेत्रिजस, और जैन साहित्य में इन्हें श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो श्रेणिक के नाम से इनको जाना जाता है। फिर क्या हुआ, बिंबिसार की हत्या करके 492 ईस्वी में अजातशत्रु ने हत्या करके मगध पर शासन किया। इसीलिए इन्हें कुड़िक कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। अपने साम्राज्यवादी, अजातशत्रु का एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने काशी और वज्जी संघ को लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। आप देखते जाइए कैसे चंपा की अंग की विजय हो गई, फिर काशी की विजय, वज्जी संघ की विजय, किसमें हो गया, मगध साम्राज्य में इनका विलय हो गया। उसके बाद अजातशत्रु ने अपने मंत्री, क्या हुआ कि जब इन्होंने अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो वैशाली की राजकुमारी चेलेना बिंबिसार की पत्नी थी, जिसके कारण इनके आपसी संबंध बिंबिसार की हत्या करने के कारण विवादित हो गए। तो इन्होंने अपने मंत्री वशष्कार को वैशाली में लिच्छवियों के फूट डालने के लिए भेजा। क्या अजातशत्रु ने क्या किया, कूटनीतिक रणनीति का पालन किया। उसने वशष्कार नामक अपने मंत्री को वैशाली में भेज दिया और वहां पर फूट डलवा दी। अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई, जिसके कारण क्या हुआ, जब वहां लिच्छवी में फूट पड़ गई तो इन्हें वज्जी संघ को विलय करने में राहत मिली। और ये इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल, महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का भी प्रयोग किया था। ये भी प्रश्न आता है कि किस युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल और महाशिलाकंटक का उपयोग किया गया था। लिच्छवी के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह को सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवा लिया था। और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र यानी कि पाटल गांव के सामरिक महत्व को अजातशत्रु द्वारा लिच्छवियों से जब लड़ते हुए महसूस हुआ, और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उसने क्या किया था, एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। क्यों, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा था, तो उसको रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने देखा, और उसके बाद उदयन ने उसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाता है, उदयन बनाएगा। तो आगे हम उदयन के बारे में देखेंगे। और वही क्या करता है, उदयन ही, ये भी एक वंश का ही शासक था उदयन, जो 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन करेगा। और ये क्या करेगा, पाटलिपुत्र को उसकी राजधानी बना देगा, किसकी, मगध की। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, और बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इन्हीं के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर राजगृह में इनके लिए स्तूप का भी निर्माण करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। और इसी के काल में, यानी कि अजातशत्रु के काल में ही राजगृह में
सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। सप्तकर्णी गुफा बिहार में पड़ता है और यहीं पे प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं सुत्त पिटक और विनय के पिटक के रूप में इसे लिपिबद्ध किया गया था। कैसे? सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में इसको लिपिबद्ध किया गया था। किसको? बौद्ध की शिक्षाओं को। पुराणों के अनुसार क्या था? 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया गया था। उदयन का जो शासन था वो 460 से 444 ईसा पूर्व था। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमध्वज नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। और उदयन जैन धर्मावलंबी था, ये भी याद रखना है, क्योंकि अजातशत्रु बौद्ध धर्मावलंबी था। वहाँ गिरिब्रिज राजगृह राजधानी चल रही थी और उदयन के काल से पाटलिपुत्र राजधानी बन गई थी। इस वंश का जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वो नागदशक था। नागदशक, इसको दर्शक भी कहते थे। और शिशुनाग नामक एक आमत्य ने पदच्युत करके, मतलब जो अंतिम शासक था नागदशक या दर्शक कहा जाता था, इसको उनके जो आमात्य यानी कि मंत्री थे, उन्होंने शिशुनाग नामक उसके मंत्री ने पदच्युत करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? तो शिशुनाग, जो आमात्य था हर्यक वंश में। फिर इसके बाद मगध में शिशुनाग वंश का शासनकाल चलता है, जो 412 से लेकर और 344 ईसा पूर्व तक चलता रहा। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया। मतलब शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ और इसने अवंती, जिसपे बिंबिसार ने क्या किया था, रणनीतिक नीति का अनुसरण किया था, वहाँ पर शिशुनाग ने अधिकार कर लिया। वत्स राज्य पर भी इसने अधिकार कर लिया, उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल हो गया था। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। याद रखना है, क्योंकि पहले राजगृह था बिंबिसार और अजातशत्रु के समय, उदयन के समय पाटलिपुत्र हुआ और शिशुनाग के समय आते आते पाटलिपुत्र के साथ वैशाली को भी इसने सेकेंड राजधानी बना ली थी। उसके बाद 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक का शासन रहा, जो पुराणों एवं दिव्यावदान में काकवर्ण के मिलता है। और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। और सिंगली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो कालाशोक प्रथम अजातशत्रु के समय और दूसरा क्या था, वो कालाशोक के समय हुआ था। इस संगति में विभेद उत्पन्न होने के कारण दो संप्रदाय स्थिविर और महासांगिक में बढ़ गया और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो महानंदिन था, या इसे नंदीवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन, या उसे महानंदिन के नाम से जाना जाता है। उग्रसेन, उसके बाद क्या हुआ? उग्रसेन, महानंदिन को ही पुराणों में महापद्मनंद के नाम से जाना जाता है। और इसने क्या किया था? महापुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। इसने क्या किया? उग्रसेन या महानंदिन ने क्या किया था? महानंदिन ने जो शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की, जो 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 और 23 ईसा पूर्व, 24 नहीं 23 कहें, 23 ईसा पूर्व तक चलता रहा। जो व्याकरणाचार्य पाणिनि के घनिष्ठ मित्र थे। कौन? पाणिनि के, ये महापद्म नंद, इन्हें शूद्र भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो महापद्म नंद थे उन्हें सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला, भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता था। किसे? महापद्म को। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण कर ली थी। महापद्म मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की और वहां एक नहर भी खुदवाई थी। इसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुहा अभिलेख में भी मिलता है। इसी अभिलेख में यह पता चलता है कि कलिंग में एक जैन प्रतिमा
उठा ले गया था। वह कौन? ये महापद नंद है। वो कलिंग से क्या करता है, एक जैन प्रतिमा को उठा के ले जाता है। उसके बाद महापद्म नंद में के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर का हम जानते हैं यूनानी आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण होगा, जिसमें जिस समय महापद्म नंद का पुत्र था उसी समय घनानंद था, उसी समय सिकंदर का आक्रमण होता है। ग्रीक यूनानी लेखकों के अनुसार इसे अग्रमिज कहा गया। किसे? घनानंद को। तो ये भी प्रश्न आया कि अग्रमिज कौन है, तो घनानंद है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर पर आक्रमण किया था। पश्चिम उत्तर पर मतलब उधर पाकिस्तान साइड से। वहाँ पर क्या हुआ, तब वो भारत का अंग था और उसे आक्रमण किया। फिर 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं कि नंद वंश भी का अंत हो जाता है और भारत के इतिहास में मौर्य वंश की स्थापना होगी, जो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चलता रहेगा। कौन सा? हमारा मौर्य साम्राज्य। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य का उद्भव, साहित्य, उसके रिसोर्सेज, सब कुछ हम इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज का प्रश्न जो आपके लिए है कि जीवक राजवैद्य का संबंध किस राजवंश से था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जीवक राजवंश का जो संबंध था वो किस राजवंश से था। तो बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेजा था? बिंबिसार ने जीवक को अवंती में भेजा था। आपको बताना है जीवक किस राजवंश का राजवैद्य था। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स पे अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।